सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रश्नों के हलों को देख रहे हैं। ये वीडियो नंबर 8 है हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक के सवालों के हल मिलेंगे। क्वेश्चन 18 था, दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम विरोधाभास के माध्यम से हल करेंगे। थ्योरेटिकल बातें इसमें होती, थोड़ा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा हमने 18, क्वेश्चन नंबर 18 हल लिखा। माना 3 करनी 2 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना। आप देखेंगे ये 3 जो है करनी 2 के साथ गुणा कर रहा है, इधर का तो भाग करेगा, पक्षांतर कर रहे हैं हम। तो यहां पर लिखेंगे करनी 2 बराबर p/3q। ये 3 बटे में आ गया। तो यहां पर लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। यह है सही है, क्योंकि हम जानते हैं करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। जी अपरिमेय, और यहां परिमेय लिख रहे हैं जो हमारे माने हुए का विरोधाभास है। जो हमारे माने हुए का विरोधाभास है। अतः 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस सवाल को सिद्ध कर लिया। लिखना ही पड़ता है इसमें। फिर से एक बार सुन लो। सबसे पहले हमने क्या किया, जो सवाल दिया था ना हमें 3 करनी 2, उसके बराबर हमने p/q लिखा। माना 3 करनी 2 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। दूसरे पद में ये 3 यहाँ गुणा करेगा तो भाग करेगा, डेफिनेटली यह भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारे माने हुए का विरोधाभास है। अतः 3 करनी 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया हमारा। इसी का अथवा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकार संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। हमें मानो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या समुच्चय होता है हमारा। तो हमें बताना है प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त होती है। तो हम लिखेंगे, इसका अथवा लिखा हमने। हम जानते हैं n बराबर 1 2 3 4 इस टाइप से प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब यहां लिख रहे हैं हम, जब n बराबर 1 तब 6 की घात 1 यानी 6 आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये 6 की घात n था ना, उसमें n के स्थान पर हमने बन रखा है। दूसरा, जब n बराबर 2 तब 6 की घात 2, क्योंकि हमें 6 की घात n संख्या दी थी ना, तो n के स्थान पर हम 1 रख रहे हैं, फिर 2 रख रहे हैं। 2 रखेंगे 6 गुण 6 कितना आया, 36 आया। इसी प्रकार से जब n बराबर 3 तब 6 की घात 3 लिखेंगे, यानी 6 गुण 6 3 बार लिखेंगे। 6 सिंह 36 36 का 6 से गुणा करेंगे हम तो 216 आएगा। इसी टाइप से हम और भी संख्याओं को लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। आप देखिए इकाई वाले स्थान पर यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। हम कितनी बार यहाँ इनके मान 4 5 6 100 10 कुछ भी रख देंगे हम, लेकिन हमें इकाई के स्थान पर 0 नहीं मिलेगा। तो हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि
प्राकृत संख्या n के लिए, कहां से लिख रहा हूं, वहां से, वहां देखो क्वेश्चन में लिखा प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होती, शून्य पर समाप्त नहीं होती। ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 था द्विघात समीकरण 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। जब भी हमें मूलों की प्रकृति बतानी होती है तो हमें विभक्तिकर का मान ज्ञात करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट का मान ज्ञात करना पड़ता है। क्या होता है ये, हमने देखा था d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विभक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसको ज्ञात करना पड़ता है तब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर पाते हैं। अब ये इसमें आप देख रहे हैं डी का नोटेशन था, डिस्क्रिमिनेंट के लिए डी दर्शाया है। बी ए सी क्या होते हैं हम जानते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप as की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 होता है। इससे देखिएगा आप तुलना कीजिए, इसकी घात 2 गुणांक यहाँ a है या इसकी घात 2 गुणांक 2 है, यानी a बराबर 2 हो जाएगा। क्लियर। b बराबर क्या होगा, आप देखो s का गुणांक वहां पर b है और यहाँ पर कितना है ऋण 3, विदाउट x वाला क्या है यहाँ c, यहाँ कितना है 5c बराबर 5। चाहिए abc लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें मान रख देंगे, हम मान रखेंगे। देखिए d बराबर b का मान ऋण 3 तो कोष्ठक को लगाना पड़ेगा, ऋण की संख्या इसलिए ऋण 3 की घात 2 ऋण 4, a का मान 2 और c का मान 5। यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणा का होता है। अब ऋण 3 का वर्ग का मतलब क्या होता है, ऋण 3 का वर्ग का मतलब होता है ऋण 3 का ऋण 3 से गुणा करेंगे, 3 ऋण का 9, ऋण के वो धन बन जाएंगे। तो d बराबर 9 ऋण जी ऋण आया 4 दूनी 8 पंजे 40। अब ऋण 40 में से हम धन के 9 कम करेंगे, 1 बचा यहाँ, 10 में से 9 का 1 यहाँ 3, ऋण 31 बचेगी। डी का मान आया ऋण 31। मूलों की प्रकृति बताना है। डी का मान यदि ऋणात्मक आता है तो हम लिखते हैं वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिखेंगे, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। हो गया, ये मूलों की प्रकृति हो गई। ये धन का आता तो हम कहते हैं वास्तविक मूल है, धन का आता तो हम कहते हैं 2 भिन्न व वास्तविक मूल है। अगर शून्य आता तो हम कहते हैं 2 समान व वास्तविक मूल है। क्लियर। ये कंडीशन होती है इसके लिए रहती है डी बड़ा है शून्य से तो 2 भिन्न व वास्तविक मूल होते हैं, भिन्न व वास्तविक मूल होते हैं। और डी बराबर शून्य होता है तो 2 समान व वास्तविक मूल होते हैं। और डी छोटा है शून्य से तो वास्तविक मूल नहीं होते। हमें मालूम है ये द्विघात समीकरण का ये मानक रूप होता है और हम d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से हम इसके विभक्ति का मान ज्ञात करते हैं और देखते हैं यदि वो धन का होता है, बड़ा होता है शून्य से तो हम कहते हैं 2 भिन्न व वास्तविक मूल होते हैं। यदि वो शून्य आ जाता है तो सामान्य व वास्तविक मूल होंगे। और यदि वो डी छोटा है शून्य से हम कहते हैं यदि वो ऋणात्मक आ जाता है तो वास्तविक मूल नहीं है, ऐसा लिखते हैं। हमने वही लिखा वास्तविक मूल नहीं है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, इसका जो अथवा वाला है वह भी उन्होंने यही क्वेश्चन रख दिया है। क्या दिया है, 6x की घात 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0 मूलों की प्रकृति इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम d निकालेंगे, फिर देखेंगे धन का है कि ऋण का है कि शून्य के बराबर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आप देखोगे तो a बराबर 6 मिल रहा है, समझ में आ रहा है क्या। s की घात 2 का गुणांक, s की घात 2 का जो कोफिशिएंट होता है यानी उसके बाजू में जो होता है उसे a कहते हैं, a बराबर 6। ऐसे ही b बराबर x का गुणांक क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है -1 है, ऋण 1 है ना, कुछ नहीं है तो ऋण 1 है, वो 1 से पार रहता है, यहाँ ऋण 1 कह देंगे। और c क्या है ऋण 2 -2।
हमने वो एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 दो घात समीकरण से तुलना करी तब एबीसी मिला है। अब क्या निकालेंगे, हम डी निकालेंगे। हम जानते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर मतलब ऋण 1 का वर्ग ऋण 4, ए का मान कितना है 6 और सी का मान कितना है ऋण 2। ऋण वाली बात कोष्टक में लिखते हैं। क्या किया हमने, बी को हटाया, बी का मान ऋण 1 क्योंकि कोष्टक में इसलिए लिखा कि ऋण का था, वो कहा तो लगा दी, ये ऋण उतारा 4 लिखा, यहाँ गुणक निशान लगाते, ए का मान 6 था, फिर गुणक निशान लगाते, सी का मान ऋण 2 था, इसलिए हमने कोष्टक में ऋण 2 लिख दिया। अब डी बराबर ऋण 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 2 बार गुणा करोगे, ऋण को गुणा कितनी बार कर लो 1 ही आता है, ऋण का गुणा सॉरी 1 का गुणा कितनी बार कर लो 1 ही आता है। अब यहाँ ऋण 1 है, ऋण 1 का ऋण 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है, क्यों ऋण का धन होगा 1 का 1। अब इसी प्रकार से आगे चलोगे तो ऋण ये वाले ऋण का गुणा करोगे धन हो जाएगा, और 4 छिंग 24, 24 दूनी 48 या 2 छिंग 12, 12 चौको 48, सही है। तो डी बराबर 49 आ गए। अब ये धन का आ गया ना, तो पहली शर्त लग गई, डी बड़ा है शून्य से बड़ा में लगाया तो दो भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। क्या लिखेंगे, मूलों की प्रगति, ये 3 कंडीशन से ज्ञात कर पाते हैं, दो भिन्न व वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इस टाइप से हमने दोनों क्वेश्चनों को कर लिया, अथवा भी कर लिया और बीसवा भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन मीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस टाइप का हमें 2 घन दे रखे हैं, इस टाइप के हमें 2 घन दे रखे हैं। प्रत्येक का जो आयतन है 64 घन मीटर दे रखा है, इनको जोड़ करके क्या हो जाता, एक घनाभ बनाया जाता है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्लियर। तो मान ले रहे हैं हम इस घन की कोर की लंबाई a, क्लियर। तो दिया क्या था हमें, घन का आयतन बराबर 64 घन मीटर, ऐसा दिया था। हम घन के आयतन का सूत्र जानते हैं, 1 की घात 3 होता है, 1 की घात 3 बराबर 64 को भी हम गुणनखंड निकालेंगे, इसके 2 का भाग दे रहे हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। आप देखो घात 3 है, 3 से जोड़े बनाएंगे, 2 की घात 3 लिखेंगे और इसको भी हम 2 की घात 3 लिखेंगे। जब घनमूल लेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा हमें, 2 गुणित 2, a बराबर हमें कितना मिला 4 मीटर। देखिएगा ये a का मान आया हमारा 4 मीटर, ये भी 4 मीटर ही होगा। अब इस दोनों को जोड़ के ये बना तो ये कितना हो जाएगा अपना 4 धन 4 8 मीटर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा 8 मीटर। तो इसको हम घनाभ की लंबाई कहते हैं, एल से दर्शाते हैं, क्लियर। और चौड़ाई क्या होगी, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई b है मान लीजिए, तो b का मान तो 4 ही रहेगा। और ये ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई को h कहते हैं, ये भी 4 ही रहेगा, क्लियर। हमें निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, 2 होता, तो कोष्टक में LB धन BH धन HH। भूल जाओ आप, तो आप मान लो LBH ऐसा लिखा हमने, L का B से, B का H से और H का L से गुणा होता है साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। ये सूत्र होता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का। 2 लिखा हमने यहाँ,
एल का मान कितना है हमारे पास 8 है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 है, एच का मान कितना है हमारे पास वो भी 4 है, एच का मान 4 है और एल का मान हमारे पास 8 है। अर्थात करके आप यहां लिख सकते थे एल बराबर 4 धन 4 बराबर 8 मीटर, बी बराबर 4 मीटर और एच बराबर 4 मीटर। मैंने चित्र के माध्यम से समझाया आपको। आगे गुणा करेंगे यहाँ दो यही रहेगा, 8 को 32, 4 को 16 और 4 8 32। सही है, जोड़ देंगे हम, क्या करेंगे 32 में 16 32 जोड़ देंगे, 2 और 6 8 2 10 की आता है 1, 1 और 3 4 और 5 और 3 8 80 आया। तो यहाँ 80 लिख दिया, 80 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 9 2 8 से 16 तो 160 घन मीटर से हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से हमने नाम का प्रैक्टिस स्थल ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर अथवा 20 का, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आपने खोखली गेंद देखी होगी, प्लास्टिक की खोखली गेंद को 20 से काट देंगे हम तो वो अर्धगोला बन जाएगी। क्लियर? मेरे हाथ में ये गेंद देखो, गेंद देख रहा है प्लास्टिक की, यदि 20 से काट देंगे तो वो अर्धगोलाकार बन जाएगी। तो इसी टाइप से मैं बात दे रखी, मैं फिगर बना रहा हूँ, देखिएगा इस टाइप से ये कटेगी तो इस टाइप की आकृति में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हमें, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है r बराबर हमें 1 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर? इसी पर एक शंकु खड़ा है, ये इस टाइप का शंकु होता है, इस टाइप का, इसी के ऊपर रखा हुआ है। इस टाइप का एक ठोस है, इस ठोस का आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। एक बात और दे रखी है, ये शंकु की ऊंचाई कहलाती है, जे ऊंचाई कहलाती है, जे ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h है वो r के बराबर है, त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या हमारी 1 थी। क्लियर? इस टाइप की बात दे रखी थी। ठोस का आयतन ज्ञात करना, ठोस का आयतन मतलब अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, दोनों के आयतन मिलकर के उत्तर कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ठोस का आयतन, इसमें आएगा हमारा अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन। हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r की घात 3 होता है और शंकु का आयतन 1/3 पाई r इस पर h होता है। पाई का मान तो नहीं रखना है, पाई के पदों में ही लाना है आंसर। आप देखेंगे आप 2/3 पाई, r का मान था 1 तो 1 की घात 3 लिख देंगे, त्रिज्या का मान 1 था, और 1/3 पाई, r का मान 1 था तो 1 की घात 2 गुणित h का मान भी 1 था। हमें शंकु के लिए r बराबर 1 और h बराबर भी 1 सेंटीमीटर है, और हमें जो अर्धगोला दिया है उस अर्धगोले के लिए r का मान 1 सेंटीमीटर है। क्लियर? हल लिखा हमने जी अथवा का हल था, 20 के अथवा का हल था। अब आगे देखिए, 1 का गुणा हम कितनी बार कर लें, 1 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 1 गुणित 1 3, 1 1 1 हो जाएगा। 1 का गुणा कितनी बार कर लो, 1 ही आता है, और 1 से 1 का गुणा 2 से करेंगे तो वो 2 ही आएगा, ये 2 पाई बटे 3 धन। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये भी 1 ही हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 पाई बटे 3, पाई एकम पाई भी ले सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आप देख रहे हैं दोनों के हर समान है तो हर लघुत्तम हो जाएगा 3, और जब हर समान होते हैं एक बार लघुत्तम लिख देते हैं, ऊपर की बात वही की वही आती है, तो ये 2 पाई प्लस 1 पाई लिख देंगे हम। इनको जोड़ेंगे दोनों को हम, 3 पाई बटे 3 हो जाएगा, 3 से 3 काटेंगे तो पाई बचेगा, 3 से 3 कट जाएंगे जी, 3 एकम 3 और 3 एकम 3,
पाई घन सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया। सवाल नंबर 20 के अध्यदेश अथवा का हल देखा।